वैदिक कालीन विस्तार। विस्तार वैदिक कालीन विस्तार मतलब समझे? इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो वैदिक सभ्यता थी वो उत्तर वैदिक काल में और पूर्व वैदिक काल में कहां से कहां तक फैली। तो अपन इसको दो पार्ट्स में बांट ले, एक उत्तर वैदिक काल, दूसरा पूर्व वैदिक काल। ये उत्तर वैदिक काल, ये उत्तर वैदिक, और ये क्या है? पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। या ऋग्वैदिक काल। कुछ कुछ ऐसा दिखता है भारत, है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा दिखता है ना? थोड़ा थोड़ा तो दिखता ही है। ले लेते हैं ना यार। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। अब देखो, दोनों जगह में जगह बदलेगी और अपने को इसी चीज का ध्यान रखना है। और जब आप लोग भी बनाओगे, जब आप लोग भी इसका आंसर लिखोगे, तो आप लोगों को मैप जरूर बनाना है। और जब मैप बनाओगे तो मैप पूरे एक पेज पे बनाना। मैंने आप लोगों को 10 बार बता रखा है कि जब भी आंसर लिखो, मंगतापन मत करा करो, मंगते मत बना करो। मैंने देखे हैं, मैंने कॉपियां भी चेक करी है, इतना गुस्सा आता है मंगते लोगों पे। जब आपके पास में कॉपी दे रखी है आपको, अरे एक्स्ट्रा पेज अगर तुम नहीं लिखोगे तो जो बचे हुए पेज हैं उसके तुमको पैसे मिल जाएंगे क्या? बचे हुए पेज के वो यूज में आएगा क्या? रद्दी बनेगा एक दिन, तो तुम उसको क्यों छोड़ते हो? इतना ये पेज है, ये पेज है, इसमें यहां तक आंसर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 का, यहां तक आया, क्वेश्चन नंबर 2 आधे शुरू कर रहे हो यार। चेक करने वाले को पता ही चल रहा है यार कहां लिख रखा है तुमने। फिर ऐसे गुस्सा आता है, कितने अच्छा लिखोगे ना वो नंबर कम देगा, क्योंकि उसको कॉपियां चेक करनी है। वो 10 कॉपियां चेक कर चुका है। इसकी जगह अगर तुम दो भले यहां तक भी लिख लिया कोई बात नहीं, एक लाइन भी लिखी तब भी नेक्स्ट से चालू करो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना। वो क्वेश्चन नंबर 2 अगर लिखो और अगर कोई सा मैप बनाओ तो पूरे में बनाओ। क्या दिक्कत है भाई तुमको? तुम्हारे घर से तो कॉपी मंगवाई नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि तुम बहुत पेड़ों को बचाना चाहते हो कि नहीं सर हम पेड़ बचाएंगे, पेड़ बचेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तुम्हारी शक्लों से नहीं लगता है कि तुम बचाते हो। है क्या ऐसा? खुद मना कर रहे हो। इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत, इतना ज्यादा फर्क पड़ता है कि कोई उल्टा सीधा निकल गया, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने वाला ने घर पे पत्नी से लड़के आया होगा तो गुस्सा उतार देगा तुम पे। होता है ऐसा, मैंने देखे। सब मेरे जितने अच्छे नहीं है, समझो इस बात को। देखो बेटा, ऋग्वैदिक काल है ना, पूर्व वैदिक काल है। इसमें जो आर्य हैं
अपने को जो उनकी जानकारियां मिलती है वो कहां से कहां तक मिल रही है, तो यहाँ पे अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत से ये यूपी है, ये यूपी पश्चिमी यूपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां से लेके यहां तक ये इनका क्षेत्र है। ये थोड़ा सा और ऊपर ले लेंगे अपन क्षेत्र को, ये यहां तक ले लो, ये क्या है, तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान तक है, और यहां पे अफगानिस्तान तक है, अफगानिस्तान तक है। ये समझ में आया बेटा मैप? देखो अफगानिस्तान को टच कर रहा है, ये यहां ऊपर तुर्कमेनिस्तान है, जब अफगानिस्तान के ऊपर जाओगे तो तुर्कमेनिस्तान है, मतलब उसकी बाउंड्री वहां को भी टच कर रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को टच कर रही है और अरावली को टच कर रही है, राइट। तो ये क्वेश्चन आता है कि कहां कहां तक नहीं फैला हुआ था, तो आपको कोई सी भी इसके बाद की जितनी भी जगह बचती है वहां तक नहीं फैला हुआ था। जैसे मध्य प्रदेश में था क्या उस समय, वैदिक काल में मध्य प्रदेश में नहीं फैले थे, याद नहीं आए थे। आपसे पूछ ले बिहार में थे क्या, नहीं थे। आपको बताना है जो पंजाब का क्षेत्र है, कश्मीर का क्षेत्र है और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है सिर्फ वहां तक फैले हुए थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ेंगे, बढ़ते 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 कहां तक आ जाएंगे, यहां तक, यहां तक, और ये वो जगह तो है इसे। यहाँ क्या है, यहाँ एक नदी है गंडक नदी, कौन सी नदी है, गंडक नदी, ये यहां तक फैले हुए हैं। नीचे कौन सी नदी है, रेवा, रेवा मतलब, रेवा नदी मतलब, इतना तो बताओ यार, नर्मदा का एक और नाम क्या है, रेवा, रेवा, रेवा भी बोल सकते हो या फिर विंध्यन पर्वत भी बोल सकते हो, विंध्यन पर्वत तक। और ये सप्त सिंधु प्रदेश तो ही सही, ये यहां तक भी फैले हुए थे, सप्त सिंधु प्रदेश। और यहां से गंगा निकलेगी, ऐसे जाएगी, यहां से यमुना निकलेगी, यहां बचेगी, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है उसको ब्रह्मर्षि प्रदेश बोलते हैं। और यही यहां पे जो क्षेत्र है सरस्वती का, उस सरस्वती के क्षेत्र से जो यमुना के क्षेत्र की जो बीच की जगह है ना, उसको ब्रह्मावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रह्मावर्त, वर्त, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त। और ये जो बीच की जगह है उसको क्या बोलते हैं, मध्य देश। ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य देश, प्रदेश मत बोलना, मध्य देश क्या है। विस्तार बढ़ा है कि कम हुआ है, बढ़ा है ना बेटा, समझ में आया ना विस्तार। पहले कहां से कहां तक था, अभी कहां से कहां तक है। तो पहले क्या, तुर्कमेनिस्तान उत्तर में, पश्चिम में अफगानिस्तान, दक्षिण में अरावली और पूरब में पश्चिमी यूपी, यूपी नहीं पश्चिमी यूपी, दोनों चीजों में बेटा अंतर है। पूर्वी यूपी के फिर जो जगह है तुम आकर बता तो पाओगे नहीं, तो इसलिए सिर्फ पश्चिमी यूपी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वही पश्चिम में क्या है, अफगानिस्तान है, उत्तर में वही तुर्कमेनिस्तान तक फैला हुआ है, पर दक्षिण में कहां तक आ गया है, रेवा नदी तक आ गया है, और पूर्व में कहां तक आ गया है, गंडक नदी तक। मैं आपको इसकी कहानी भी सुनाऊंगा धीरे धीरे, अपन आगे बढ़ेंगे तब। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि क्या ब्रह्मर्षि प्रदेश आ गया था इसके अंदर ये पूर्व वैदिक काल में, तो मना करना। उत्तर वैदिक काल में आ गया था, आ गया था, चलो ठीक है। फिर मेरे को बताओ मध्य देश पूर्व वैदिक काल में आया था कि उत्तर वैदिक काल में आया था, बस ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं। और जब मैप से सामने वाले को समझाओगे, कॉपी चेक करने वाले को, तो उसको कितना अच्छा लगेगा कि वो बस अभी तक लोगों की वर्ड्स ही चेक कर रहा था, तुमने मैप बना के बता दिया, वो तुम्हारे दिखेगा भी नहीं तुमने लिखा क्या है, खुश हो जाएगा वो। ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बना हूं मैं, समझो मेरी बात की कदर करो भाई। आगे बढ़े बेटा, यहां तक समझ में आया, भाग समझ में आ गए कहां से कहां तक। अब देखो क्या है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के मैंने आपको बताया था, ऋग्वेद में एक मंडल है 10वां मंडल, उसमें नदी सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है।
नदी सूक्त। ऋग्वेद में टोटल 25 नदियों के नाम है। कितने? 25। 25 में से 21 नदियों के नाम आपको यहीं मिल जाएंगे। तो 25 में से 21 नदियों के नाम है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अब आप लोगों से इस नदियों के नाम पूछे जाते हैं। ये मोस्ट आईएमपी है। अगर कोई सी छोटी एग्जाम भी हुई, मैं छोटी एग्जाम इससे नहीं बोल रहा हूं कि कोई एग्जाम छोटी बड़ी होती है, ऐसे नहीं। ऐसे छोटी एग्जाम जिसमें हिस्ट्री थोड़ी कम आती हो, राइट, रेलवे, पुलिस वगैरह, एसएससी वगैरह, जिसमें भी हिस्ट्री थोड़ी कम आती है, उनमें यहां से क्वेश्चन उठा के पूछेगा, यहां से कभी नहीं पूछेगा। उसको पता है कि तुमने इतना थोड़ी पढ़ा होगा क्या, और इतना पढ़ के फिर तुम तैयारी करोगे क्यों रेलवे की? फिर तुम मेरे जैसे पढ़ाओगे, कुछ नहीं तो कोचिंग खोल लोगे। राइट। तो देखो कुछ नदियां हैं, अफगानिस्तान की नदियां हैं। कहां की नदियां हैं? अफगानिस्तान की नदियां हैं। पहला नाम है कुबा, दूसरे का नाम है कुर्मू, तीसरे का नाम है स्वास्ता, स्वास्थ्य, और चौथे का नाम है गोमती। ये जो कुबा नदी है वो आज की काबुल नदी। ये पुराने नाम है, तो आपसे इन नामों को मिलाने के लिए पूछेगा कि इस नदी का पहले नाम क्या था वैदिक काल में, और फिर आपको बताना पड़ेगा कि अभी नाम क्या है, राइट। या बहुत सी बार जोड़ी दे देगा मिलाने के लिए। कुबा का क्या है? काबुल। कुर्मू का क्या है? कुर्रम। स्वास्ता का क्या है? स्वात। और गोमती का गोमल। ये कम आता है ये लिखने में, मतलब ये कम बार ही पूछेगा, पर अब जो नदियां हैं उसका आप लोगों को बार बार वर्णन देखने को मिलेगा। मैं इसको मिटा दूं। अब ये भारत की कुछ नदियां हैं, यहां तक ही फैला हुआ है ना, तो यहां तक ही रहने देते हैं। भारत की कुछ नदियां, ये ज्यादातर सप्त सिंधु प्रदेश की नदियां। सप्त सिंधु प्रदेश को वैदिक लोगों ने देवीकृत योनि कहा है, मतलब ऐसी जगह जहां से देवताओं की उत्पत्ति हुई हो। क्या कहा इस प्रदेश को? देवीकृत योनि कहा है ना। जहां देवता उत्पन्न हुए। इसलिए जो कई राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो इस चीज का तर्क देते हैं, सप्त सिंधु प्रदेश मतलब जहां 7 नदियां बहती हो, जहां पे 7 नदियां बहती है। और वो जगह कौन सी है? पंजाब है ना, पंजाब का जो क्षेत्र है। अभी वाला पंजाब नहीं, पहले वाला पंजाब जो बड़ा पार्ट था। अभी भी 1/3 अपने से 3 गुना ज्यादा बड़ा पार्ट किसके पास में है? पाकिस्तान के पास में। वो जो पूरा पार्ट था उसको सप्त सिंधु प्रदेश बोलते थे। इसको वैदिक लोगों ने देवीकृत योनि बोला है, मतलब यहाँ पे देवताओं की उत्पत्ति हुई है। इसके आधार पर ज्यादातर इतिहासकार क्या मानते हैं कि जो वैदिक लोग हैं उनकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? सप्त सिंधु प्रदेश से हो रही है। अरे सीधी सी बात है, आप लोग हो भारतीय हो, अपनी माता किसको बोलते हो? अपनी मम्मी के अलावा भारत को बोलते हो कि भारत माता है। तुम अमेरिका माता क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि तुमको पता है तुम्हारे पूर्वज भी यहाँ के थे और तुम भी यहाँ के हो। तो अगर आर्य इसको अपनी माँ बोल रहे हैं सप्त सिंधु प्रदेश को, कि तो हमारी माँ है, हमारे जो पूर्वज हैं देवता उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है, तो सीधी सी बात है उन्होंने भी तो यहाँ पे जन्म लिया होगा ना। इसलिए कई लोग तर्क देते हैं कि आर्यों की उत्पत्ति कहां से हुई है? सप्त सिंधु प्रदेश से। ऐसे तुम लोगों को तर्क दे सकते हो, नहीं तो तुम्हारे आगे कोई बता जाएगा कि आर्य यहां से उत्पन्न हुए और तुम हाँ हुए होंगे।
ऐसे होता है, ज्ञान की कमी से तो ये होता है, लोग मूर्ख बनाते हैं, खूब मूर्ख बनाते हैं एक दूसरे को ना। लोग बाहर के लोग भी अपने वाले भी, जिनको तो अपने समझते हो, वो मूर्ख बनाएंगे। देखो कुछ नदियां बेटा है ना। पहला है सरस्वती। मैं इसमें जो फैक्ट्स बताऊंगा उसको याद रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरे वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी। पूरे वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, तुम दिमाग से उत्तर देना। मैं बोल रहा हूं कि पूरे वैदिक काल की सर्वाधिक इंपॉर्टेंट नदी है, इसको देवी तमा बोला है, मतलब देवियों की माता, माते तमा बोला है, मतलब माताओं की माता। इसको बुद्धि देने वाली नदी बोला है कि बुद्धि देती है। तुम लोगों को वहां का पानी पीना चाहिए, है ना। तो इसकी बड़ी तारीफ करी है, किसकी? सरस्वती नदी की। अब मेरे को बताओ, वैदिक काल में सबसे ज्यादा किस नदी का वर्णन मिलता होगा? किसका? गंगा का। गंगा का एक बार वर्णन है, गंगा का एक बार वर्णन है। यमुना का 3 बार वर्णन है। गलत, सिंधु का। एग्जाम्स में ऐसे ही तो हम फंसते हैं। जो टफ कॉम्पिटिशन्स की एग्जाम है वो ऐसे ही बेवकूफ बनाती है। उसको पता है कि तुमको ये वाली चीज पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, पर उसको ये भी पता है कि तुमको ये वाली चीज नहीं पता है कि सबसे ज्यादा नाम किसका है। चीज आ रही है समझ में? तो सबसे ज्यादा बार वर्णन किसका है? तो सिंधु का। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? तो सरस्वती। बस इतनी सी बात, समझ गए? अब इसके बारे में क्या बोला है? तो इसके बारे में बोला है कि ये नदी तमा है, नदी तमा, माते तमा। तमा का मतलब होता है मम्मी, माता। तो माते तमा मतलब माताओं की माता है। नदी तमा मतलब नदियों की माता है। और क्या बता रखा है इसमें? देवी तमा। देवी तमा मतलब देवियों की माता है। और इसके बारे में बताया है कि वाणी एवं संगीत की देवी है। वाणी एवं संगीत की देवी। देवी तमा, माते तमा, नदी तमा, वाणी एवं संगीत की देवी और बुद्धि देने वाली माता। कौन है? प्रखर बुद्धि देने वाली माता, देने वाली माता है। इतनी तारीफ है इसके बारे में। समझ में आया? इसके बारे में इतना कुछ लिख रखा है, पर बस बात इतनी है कि इसका सबसे ज्यादा बार वर्णन नहीं है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट नदी है, उसका नाम है सिंधु। सिंधु का नाम सिंधु ही था। सर्वाधिक वर्णन है इसका। वर्णन बस इसकी ऐसे ऐसे बोल दिया करते थे, अदरवाइज तो सरस्वती सरस्वती है। अभी घग्गर हकरा है, अभी है, पहले थोड़ी की थी। और वो घग्गर हकरा भी गारंटी नहीं है कि घग्गर हकरा ही सरस्वती है। ऐसा बोलते हैं क्योंकि वहां से निकलती है, इसलिए ऐसा मान लेते कि हाँ ये विलुप्त नदी है, ये शायद घग्गर हकरा हो सकती है। कोई गारंटी नहीं है कि घग्गर हकरा ही सरस्वती है। कई बार जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है, यहाँ सरस्वती नदी बहती है, यहां से ऐसे करके। तो ये जो सरस्वती है, इसका जो क्षेत्र है, वहां पे कई बार बाढ़ आ जाती है। मतलब ऐसा रहेगा कि जमीन में से पानी ऊपर आ जाएगा। और तो अपने जो ग्रंथ हैं उनमें ऐसा बता रखा है कि सरस्वती नदी जो है वो धरती में समा गई थी। तो बिना पानी के भी जब बाढ़ आती है तो लोग यही समझते हैं कि हाँ धरती में से माता ऊपर आ रही है वापस। वो बाढ़ लेके आती है नदी बहुत सी बार, ऐसे पानी नीचे से ऊपर आने लग जाता है मरुस्थल में। तो बड़ी बात है, हो सकता है कि उस समय किसी भूगर्भीय कारणों के कारण अंदर चली गई हो, है ना। भूगोल वाले ज्यादा जानते होंगे ये क्या कारण रहे हैं। हाँ मैडम से पूछ लेना, तुम भी जानते होगे। नेक्स्ट है झेलम।
इसका नाम क्या है? वितिस्ता। झेलम। हाँ, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर वो अपन लोगों ने नाम नहीं दिया है, वो ग्रीक लोगों ने नाम दिया है। फिर एक नदी है झेलम, फिर एक नदी रावी, इसका नाम है पुरुषणी। इसका नाम है पुरुषणी। मैंने ऐसे याद करा था, रवि कौन होता है? रवि पुरुष का नाम होता है कि स्त्री का नाम होता है? पुरुष का। रवि, रवि नाम पुरुष का है कि स्त्री का है? पुरुष का है। तो बस रावी से ये। और मैंने वितिस्ता ऐसे नाम रखा था कि झेलम नदी के तट पे युद्ध हुआ था पोरस और सिकंदर का। तो पोरस विजय रहा था, तो वी से क्या होता है? वी से वितिस्ता। आज के इतिहासकार मानते हैं कि पोरस विजय रहा। जो पहले के इतिहासकार है ग्रीक, क्योंकि वो तो अपने राजा की बुराई क्यों करेंगे, तो उन्होंने यही बोला है कि कौन जीता था? सिकंदर। पर ठीक है, विवाद का विषय है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि पोरस जीता होगा, अदरवाइज कोई बुरे रास्ते से नहीं जाता। जीता हुआ आदमी तो अच्छे रास्ते से जाता है ना। सिकंदर को बहुत बहुत बेकार रास्ते से जाना पड़ा था, जो जाने लायक रास्ता ही नहीं था। तो ऐसा कैसे यार? तो वो थोड़ी सी इतिहासकारों के बीच में विवाद का विषय है। तुम लोग जब बड़े होकर इतिहासकार बन जाओ तो देख लेना तुम्हारे हिसाब से। फिर एक है सतलज, इसका नाम है सुतुद्री। सतुद्री या सुतुद्री, सतुद्री या सुतुद्री। रावी हो गया। छठी है व्यास, इसका नाम है विपाशा। ये तुम लोग आराम से याद कर लोगे ना। एक एक्ट्रेस भी है इस नाम से, है ना, तो उससे नाम रख लेना, व्यास से विपाशा। क्या क्या बताया? एक विपाशा करके कोई एक्ट्रेस थी ना पहले, नहीं थी क्या? अरे थी यार, तुम लोगों को भी भाई थी ना? हाँ हाँ थी यार, जो कई सारी मूवीज बनी पहले उसने। अभी तो पता नहीं क्या मैंने कहा है। हाँ नहीं यार, मैंने मूवीज नहीं देखी यार। मैंने देखो याद करने के लिए मैं ट्रिक्स बनाता था, और ट्रिक्स में मेरे को अच्छे से ध्यान में है कि 100% एक एक्ट्रेस है, और उसका एक गाना भी बड़ा फेमस है। ये क्लास खत्म हो जाए फिर मैं गाना गाऊंगा और तू डांस करना। गाना सुना तो शक्तिमान। गाना गाऊंगा ना मेरे से। मतलब यही बाकी रह गया है कि सर पढ़ाने में आपके इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप गाना गा दो। कल को बोलोगे सर डांस करते करते पढ़ाओ। बेटा तुम लोगों से प्रेम करता हूं, तुम लोगों के लिए बहुत सोचता हूं मैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी करवा लोगे, गलत फायदा उठा रहे हो तुम लोग मेरा। आगे बढ़े बेटा, 6 हो गई। फिर एक नदी है रावी, चेनाब हो गया, चेनाब नदी। चेनाब, ये है अस्कनी। आठवीं एक और नदी है, उसका नाम मरुद्धवा। अब आप लोग मेरे से बोल सकते हो कश्मीर में बहती थी। कहां बहती थी? कश्मीर में। अब आप लोगों के पास में मेरे लिए सीधा सीधा प्रश्न है कि सर जब आपने सप्त सिंधु बोला, 7 नदियों का नाम बोला, तो आपने 8वीं किस अधिकार से बता दी? क्यों बताई सर? पूछ सकते हो ना, झूठ बोला आपने हमको। तो ये जो व्यास है ना, इसका नाम नहीं मिलता, इसकी जगह किसका नाम मिलता है? मरुद्धवा का नाम मिलता है। इस चीज का ध्यान रखना। ऋग्वेद में 10वें मंडल में जो नदी सूक्त है उसमें किसका नाम नहीं मिलता? व्यास नदी का नाम नहीं मिलता। उसकी जगह किस नदी का नाम मिलता है? मरुद्धवा का नाम मिलता है। इसके अलावा कुछ पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, उसके भी नाम मिलते हैं, जिसका हमको थोड़ा सा देखना है। तो पर्वत श्रृंखलाओं के नाम लिख लो। जो हिमालय पर्वत है उसको उस समय हिमवंत बोलते थे। हिमालय क्या बोलते थे?
हिमवंत। अब इसकी कुछ चोटियां हैं हिमालय की, उनके नाम याद रख लो। इस हिमालय की ही कुछ चोटियां हैं। पहले का नाम है मुजवंत, शिलामंत, और अजवा अर्णिक ऐसे करके कुछ है। शिलामंत, अर्णिक और ये नावर्त, अर्णिक, सुगोम। इसमें आप लोगों के लिए दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लोगों को ये देखना है, हिमालय को क्या बोलते थे? हिमवंत। और आप लोगों के लिए दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? मुजवंत। क्या? सुगोम। ये घर वाला, रुक जाओ यार। इसलिए मैं बोलता हूं जब लिख रहा होता हूं ना, तो सिर्फ यहां पे ध्यान दिया करो। मेरी ना राइटिंग अच्छी है ना मेरी ग्रामर अच्छी है। वो अच्छे से पूरा ऐसे पूरा मुंह हिला के मना कर रही, बिल्कुल सही बात। क्या नहीं आता समझ में? आता है, आता है। थैंक यू बेटा। अच्छा, सीसी के नाम से डर रही है। नहीं, इस चीज का तो मेरे को भी एहसास है। मैंने कोई पढ़ा था कि क्या है कि ज्ञानी लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, तो मैं उस चीज से रिलेट कर लेता हूं कि यार ठीक है, मेरी शायद इसीलिए राइटिंग अच्छी ना हो। ठीक है। सुगम, ये पर्वतों के नाम है, हमको सिर्फ दो ही याद करने हैं। हिमालय को क्या बोलते हैं? हिमवंत और मुजवंत। मुजवंत किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये अफगानिस्तान में है। कहां पे है? अफगानिस्तान में है। और अफगानिस्तान में इसको इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे क्या मिलती है? क्या मिलता है यहां पे? सोमरस मिलता है। तो कभी अगर आप लोग चाहो और इच्छा हुई कि अफगानिस्तान चलना है, सोमरस पीने की इच्छा है, तो कहां जाओगे? अफगानिस्तान। क्या? सोमरस किसको बोलते हैं बेटा? सोमरस जो चीज है ना, वो एक पदार्थ है पीने का। उसको पीने से अमृत की प्राप्ति होती है। मतलब एक बार पी लो, देवता। हाँ बिल्कुल। एक ऋषि ने बोला है कि मैंने जब सोमरस पिया तो मैं अमर हो गया, क्योंकि फिर आपको किसी चीज का पता नहीं चलता है ना, बस फिर आप ही आप हो। कोई दुनियादारी कुछ भी नहीं है। तो कभी कोई बोल देना कि शराब देके कि ये सोमरस है, पहले भी तो पीते थे, अभी पी लो, तो उनको अफगानिस्तान ले जाना, बोलना कि ये तो नकली चीजें हैं, असली देखना हो तो अफगानिस्तान में जाके पियो। इस पर्वत को ढूंढना पहले कहां है, फिर इसमें से वो औषधि ढूंढना, फिर उसकी सोमरस बनाना, फिर पीना और पिलाना और अमर हो जाना। राइमिंग बन गई ना पूरी। ठीक है बेटा, समझ में आया? बाद में सोमरस की बुराई भी करी है बहुत सारे ऋषियों ने। ये बताया है कि सोमरस बहुतों की लाइफ खराब कर रहा है, ये अच्छा नहीं होता है, राइट? इसी में। अच्छा, जब मैं तुम लोगों को ये सब बातें बताता हूं, तुम लोगों को क्या चीजें समझ में आती है? जैसे वैदिक काल में ये भी लिख रखा है कि चोरी नहीं करना चाहिए, ये भी लिख रखा है वेदों में कि शराब नहीं पीनी चाहिए, मतलब सोमरस नहीं पीना चाहिए। तो आप लोगों को इसमें क्या समझ में आया? आप लोग अगर इतिहास काल होते तो इसका क्या निष्कर्ष निकालते? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, वहां के लोग सभ्य होंगे, इसका थोड़ा सा उल्टा अर्थ निकलेगा। देखो बेटा, अगर कोई बोल रहा है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, मतलब सीधी सी बात है, वहां के लोग शराब पीते थे, तभी तो मना कर रहे हो। और जितनी बार मना करोगे उतनी बार लोगों को लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा पीते थे। अगर वहां लिख रखा कि चोरी नहीं करनी चाहिए, तो मतलब चोरी होती थी। ऐसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं बेटा, ऐसे नहीं कि यार भावुक हो कि यार बहुत अच्छे लोग रहे होंगे यार। समझ रहा है ना? थोड़ा सा अपने को देखना पड़ता है। देखो टाइम लगेगा इतिहासकार बनने में।
पर तूने कोशिश तो करी कम से कम। वो तो पीछे पीछे आराम से सोच रहे थे कि चोरी करें कि नहीं करें। आगे बढ़े बेटा, यहां तक आ गया समझ में। अब उत्तर वैदिक काल का देख के अपन टॉपिक खत्म करेंगे। एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ। यह सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कहानी है विदेह माधव और गौतम राहुगण की। किसकी कहानी? विदेह माधव और गौतम राहुगण की कहानी है। राहुगण, राहु ये ग है और ये रण। इनकी कहानी में क्या बता रखा है कि ये पुरोहित है। किसका? गौतम राहुगण का। और गौतम राहुगण कौन है? शिष्य है। तो इन लोगों ने तपस्या करी। और कहां तपस्या करी? तो दोनों ने मिलके और सिंधु नदी के तट पे, सॉरी सरस्वती नदी के तट पे तपस्या करी। सरस्वती के तट पर तपस्या करी। जब इन दोनों ने तपस्या करी तो एक अग्नि की उत्पत्ति हुई, जिसको विश्वानर अग्नि बोलते हैं। जब विश्वानर अग्नि की उत्पत्ति हुई तो ये विश्वानर अग्नि आगे आगे चली। और उसके पीछे पीछे कौन कौन चले? तो गौतम राहुगण और विदेह माधव, ये दोनों उसके पीछे पीछे चले। और ये अग्नि आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई। कब तक बढ़ती गई? जब तक इसके सामने एक नदी ना आ गई। और उस नदी का नाम क्या था? गंडक नदी। तो ये कहानी बताती है कि इस समय यहां तक विस्तार हो गया था आर्यों का। इस कहानी के माध्यम से पता चला। और जब अपन लोगों ने, इतिहासकारों ने दिमाग लगाया, तो वो लोग मानेंगे कि इस बात को कि अग्नि उत्पन्न हुई होगी, अग्नि आगे आगे चली होगी। नहीं, ना पॉसिबल। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया उसमें भी। उन लोगों ने बोला कि क्या हुआ कि इन्होंने जंगलों को जलाया है। जंगलों को जलाया है, प्लस इन्होंने खेती के लिए, उत्तर वैदिक काल में क्या होगा? लोहे की खोज हो जाएगी। एक तरफ तुम हल लकड़ी का बनाओ, एक तरफ लोहे का बनाओ, कौन सा ज्यादा काम करेगा? लोहे का। लोहे का गहरी खुदाई करेगा, राइट? तो लोहे का उपयोग हो रहा है यहाँ पे, मतलब गहरी खुदाई चालू हो रही है, मतलब यहाँ पे खेती बढ़ रही है, क्षेत्र भी बढ़ रहा है खेती का। लगातार आर्य अपना विस्तार कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक सिर्फ कहानी थी, और उस कहानी में इनडायरेक्टली क्या बताना चाहते हैं? आर्य विस्तार कर रहे हैं। कहां से कहां तक? तपस्या करी। एक अग्नि है, विश्वानर अग्नि, विश्वानर अग्नि उत्पन्न, अग्नि उत्पन्न। और ये कहां तक गई? गंडक नदी तक। गंडक नदी तक। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है? अगर किसी की बस वगैरह हो ना तो चले जाना, बस ऐसे ऐसे घूम के जाना, बिना कुछ बोले, बिना डिस्टर्ब करे, है ना? बिल्कुल जा सकते हो। आप लोगों का कोर्स बहुत है, आप लोगों का कोर्स पूरा करवाना है। सेकेंड ईयर का भी करवाना है, थर्ड ईयर का भी करवाना है। कोर्स काफी बड़ा है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। आप लोग पता है ना, 2 सब्जेक्ट किसके? फर्स्ट ईयर के, 2 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के, 3 सब्जेक्ट थर्ड ईयर के। तो कोर्स कंप्लीट करवाना काफी टफ होता है। मेरे को बाकियों की भी क्लास लेनी होती है, इसलिए जब मैं आप लोग बुलाता हूं तो लंबी क्लास खींचूंगा। इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो आप लोगों का इस जन्म में तो कोर्स पूरा नहीं होगा। बिल्कुल, आप लोग अगर चाहो कि एक छोटे छोटे टॉपिक पढ़ा दूं, इतना सा पढ़ा दूं, फिर तुमको घर भेज दूं कि जाओ बेटा प्रेजेंट तो लगा दी ना, तो तुम लोग बस खुशी खुशी चले जाओ, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं।
नहीं तो मैं ईमानदार नहीं फिर जो खुद को बताता हूं, राइट। तो मैं तो बेटा ऐसे ही पढ़ाऊंगा, पर अगर आप लोग चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि अपने पास माध्यम उपलब्ध है, मैं डाल दूंगा वीडियो, तो उस चीज के लिए निश्चिंत रहना। बस वगैरह हो तो चले जाना, कोई बात। आगे बढ़े। इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है कि लोहा और जंगल को जलाने से, को जलाकर क्षेत्र विस्तार, क्या करा है? क्षेत्र का विस्तार करा है। यहां तक आई बात बेटा समझ में? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को जाना तो है, बस भी है, पर घबरा रहे हो किस चीज को लेके? क्या स्कूटी से आए हो? कोई है क्या बस वाला? ऐसा कुछ हो ना तो चले जाना, डरने की जरूरत नहीं है ना। मैं डांटता हूं क्या? डांट खाई अभी तक तुमने मेरे मुंह से? मारता भी नहीं हूं, मेरे दांत भी बड़े बड़े नहीं है, नाखून भी काट लिए मैंने, आज ही काटे, नहीं तो मैं नाखून नहीं दिखाता तुम लोगों को। नाखून, हाँ तेरे को इच्छा है ना मैं गाना गाऊं? मैं गा लूंगा बेटा। ये भावुक हो रहा है ये, पर तेरे को डांस करना पड़ेगा। आगे बढ़े। बता देना, मैं रेवा नदी तक था, अफगानिस्तान तक था, ऊपर तुर्कमेनिस्तान तक था, और यहां पर रेवा नदी या विंध्यन पर्वत, यहां गंडक नदी, और यहां पे कुछ पर्वत हैं, उसके नाम देख लो, पर्वत चोटियां। कुछ पर्वत चोटी है, उसके नाम लिख लो, मेनाक, कोच और त्रिकुट। मेनाक, कोच और त्रिकुट, ये कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अभी मना करा था बिना बोले चले जाओ, इट्स ओके। मैं बताया मना क्यों करता हूं बिना बोले जाने की? ताकि क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। मैं जो सोच रहा हूं आप लोगों को पढ़ा सकूं, और वो दो बार डिस्टर्ब करके सॉरी बोल के क्या बोले उसको। यहां पे एक और चीज ध्यान रखना, यहां अपन उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं, मतलब ऋग्वेद के बाद के जो वेद हैं, खासकर अथर्ववेद, उसकी चर्चा हो रही है। तो अथर्ववेद में मगध और अंग की चर्चा मिलेगी। अथर्ववेद में मगध और अंग की चर्चा। इन दोनों की चर्चा मिल रही है, और यहां के लोगों को वैदिक लोग कुछ नाम दे रहे हैं, उसको एक बार देख लो। इनको बोला है वाप्ता। वाप्ता मतलब जो अवैदिक लोग हों। क्या है? अवैदिक लोग हैं। क्या नाम दिया है? वाप्ता, व्राप्ता, वो है ना, व्राप्ता। अनस्कन, अदेवन, और भी इनके कुछ नाम हैं। अयज्ञन, मतलब जो देव को नहीं मानते हो, यज्ञ को नहीं करते हो, और जो अवैदिक हो, और एक और क्या है, जो चपटी नाक के लोग हों। ये चपटी नाक, और नस्कन मतलब इनके नाक ही नहीं, नाक चपटी है। तभी तो मैक्स मुलर ने बताया है कि जो वैदिक लोग हैं, जो आर्य हैं, उनका बकायदा उनने ये डिफाइंड करा है कि यार ये आखिर में ये लोग दिखते कैसे थे। तो
तो उन्होंने बताया कि इनका वर्ण जो होता है, रंग जो होता है गोरा होता है। आर्यों का रंग कैसा होता है? गोरा। और हाइट क्या रहती है? लंबी रहती है। और साथ ही साथ में उनके जबड़े जो रहते हैं चौड़े रहते हैं। देखिए मतलब जो ज्यादातर यूरोपियंस लोगों के रहते हैं, जो लाइन नाम सुना है? अरे बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं ना उनके जो लाइन दिखे। अरे कम से कम यही कोशिश कर लो। जो लाइन मतलब ये यहां से ये हड्डी है ना, ये नजर आए, इसको जो लाइन बोलते हैं। तो उनकी जो लाइन नजर आती है, उनकी नाक क्या होती है? तीखी होती है। ऐसा कौन बता रहा है? मैक्स मूलर। पर इतिहासकार इन सब चीजों को मानते नहीं है। पर वैदिक लोग जो मगध और अंग के लोग हैं उनको क्या बोल रहे हैं? आपता अवैदिक लोग हैं। अनस्कन मतलब नाक इनकी चपटी है। अदेव मतलब देव को नहीं मानते हैं। अयज्ञन मतलब यज्ञ नहीं करते हैं। मतलब सीधी सीधी बात है, यहाँ पे अनारी लोग रहते थे उस समय पे। धीरे धीरे संस्कृति भी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूं मैं, जब अपन लोग इनका सांस्कृतिक जीवन देखोगे किनका? वैदिक लोगों का, तो अभी तक तो क्या होता था कि जो वैदिक लोग हैं वो धरती की बातें करते थे। मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो लोग मरने के बाद में पुनर्जन्म करें, है ना, या फिर हमेशा के लिए मतलब मुक्ति पालें। उनको इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको ये चाहिए था कि हम अमर हो जाएं, यही रहें और अमर रहें। उनको चाहिए था कि हमको बहुत सारे घोड़े मिल जाएं, हमारे पास बहुत सारी गायें हो और हमारे बहुत सारे बच्चे हों, उसमें पुत्र हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब अपन इसका सांस्कृतिक जीवन देखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? लड़कियों का पतन होगा। मतलब लड़कियों का जो सम्मान है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऐत्रेय उपनिषद में लिख रखा है कि जो लड़कियां हैं वो समस्त दुखों का कारण है। मतलब महिलाएं क्या है? समस्त दुखों का कारण है। मैत्रेय उपनिषद में लिख रखा है कि जो शराब और जुआ है, महिलाएं भी उसके समान है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, ऐसा उसमें लिख रखा है ना। पर शतपथ ब्राह्मण में लिख रखा है कि जो महिलाएं हैं वो अर्धांगिनी है। क्या है? मतलब पुरुष का आधा अंग होता है। ऋग्वेद में लिख रखा है कि महिला है वही घर है। मतलब बड़ा सम्मान कर रखा है। अलग अलग चीजें अपन देखेंगे। ये भी देखेंगे कि कैसे आगे जाके ऐत्रेय ब्राह्मण में ब्राह्मणों की बुराई आ गई। ऐत्रेय ब्राह्मण पे क्षत्रियों का ज्यादा प्रभाव है। तो क्षत्रिय जब सोचते हैं यार सारी ताकत हमारे पास में है तो फिर हम इनको क्यों एक्स्ट्रा इज्जत दें तो ब्राह्मणों की बुराई करते हैं फिर वो कि हमसे निचले हैं, इनको तो नदी में फेंक देना चाहिए ऐसी बातें जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक और चीज, जब मैं पढ़ाता हूं तो अपनी जाति समाज बाहर छोड़ के आया करो, ये तो तुमको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, कोई चीज सीख नहीं पाओगे, राइट? क्योंकि जितनी चीजें मैं यहां से पढ़ के बताता हूं ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द हैं, राइट? तो तुम लोग इसको अपने ऊपर मत लेना कभी भी। अपन सब स्टूडेंट्स हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, तुम भी पढ़ रहे हो, राइट? तो सीखना हो तो जीरो होके आया करो। अपने मन में पहले कोई चीज मत रख के आना, है ना? ठीक है बेटा, थैंक यू। हाँ हो गया।